हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं क्लास 10th फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ इस एक वीडियो में। साथ ही साथ मैं ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि बिना रटे किस तरीके से फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हो, ये भी बताऊंगा। जितनी जरूरी चीज़ें होंगी वो सब कुछ बताता चलूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये भी बताऊंगा कि इसका PDF कहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, 2-4 फॉर्मूले हैं जिसे मैंने यहाँ पे बताया है। सबसे पहला फॉर्मूला है फोकस दूरी के लिए। तो फोकस दूरी इज इक्वल टू होता है वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाई 2। हम लोग इस रूप में ज़्यादा याद रखते हैं। कई बार इसको इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि R इज इक्वल टू कितना होता है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। आवर्धन क्या हो जाता है बच्चों, तो आवर्धन इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को h से लिखते हैं। कई जगहों पे इसे मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से लिखते हैं और बिंब की ऊंचाई को HO से लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यही आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी से संबंधित होता है। तो m इज इक्वल टू होता है माइनस का v बाई यू। ये दर्पण के लिए हो रहा है, लेंस में थोड़ा सा अलग होता है, वो हम लोग लेंस में देख लेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, जहां पर v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो वस्तु की दूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा दर्पण सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक बार जब मैंने इसे ड्राइव किया था तो एक बच्चे ने बोला था सर आपने गलत कर दिया था, क्योंकि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो क्या मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है? नहीं भाई, हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक, और मैं ऐसे ही लिखता हूं क्योंकि जब हम लोग लेंस सूत्र पढ़ेंगे ना तो उसमें बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर देना होता है, माइनस कर देना होता है, ये लेंस सूत्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने ऐसे ही याद रखा था, आप लोगों को भी यही कहूंगा कि ऐसे ही याद रखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन में जो सबसे पहले फॉर्मूला है वो है किसी माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू। तो माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है शून्य में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई जिस माध्यम में निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, अब देखो अपवर्तनांक को हम लोग n से लिखते हैं, तो n हो गया। शून्य में प्रकाश की चाल को हमने c माना, तो ऊपर में हो गया c। और जिस माध्यम का हम लोग निकालना चाह रहे हैं अपवर्तनांक, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने cm माना है, तो यहाँ पे बटे में क्या हो गया, cm हो गया। ठीक, कई जगहों पे cm को भी लिखते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई cm। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे सामने फॉर्मूला है वो है आपेक्षिक अपवर्तनांक का। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, अगर डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो आप लोगों को मैं पूरे फिजिक्स का लिंक दे रहा हूं, इसी के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक इज इक्वल टू होता है, मान लीजिए कि आपको माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम 1 के सापेक्ष। अभी मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्या होता है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसको लिखते हैं n2a, मतलब 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में। ठीक, और ये होता है n2 डिवाइडेड बाई n1। n2 का मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक और n1 का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश का चाल माध्यम में। ठीक, तो n2 कितना हो जाएगा, प्रकाश का चाल, मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये देखिए प्रकाश का चाल। ठीक बच्चों, प्रकाश का चाल इसमें निर्वात में और प्रकाश का चाल बटे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माध्यम में, तो ये हो गया n2 के लिए। उसी तरीके से n1 के लिए क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू प्रकाश का चाल निर्वात में बटे प्रकाश का चाल बन माध्यम में या पहले माध्यम में। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, c1 डिवाइडेड बाई c2, जहाँ पे c1 क्या है, प्रकाश की चाल है माध्यम 1 में और C2 क्या है, प्रकाश की चाल है माध्यम 2 में। तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर आपको n21 निकालना है तो ये कितना आता है, C1/C2 आता है, जहां पर C1 जो है वो प्रकाश का चाल है माध्यम 1 में और C2 जो है वो प्रकाश का चाल है माध्यम 2 में। ठीक,
इसे देखिए मैंने एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है ग्लास का, ग्लास बोले तो कांच का, वाटर के सापेक्ष यानी कि पानी के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले ये की तरफ। साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू होता है n/1 यानी कि n2 डिवाइडेड बाई n1। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसको ऐसा लिखा जाता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला चीज हमें मिल जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, बहुत सारा इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये स्नेल का लॉ है, इसे भी आप लोग याद रखना, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक, अगर इसमें हम लोग आवर्धन की बात करते हैं लेंस में, तो आवर्धन इज इक्वल टू, अगर हम ये प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के संबंध में करें तो दोनों में सेम फॉर्मूला होता है, दर्पण में भी और साथ ही साथ लेंस में भी। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आप दूरी के हिसाब से बात करते हो तो यहाँ पे m इज इक्वल टू प्लस का v बाई यू होता है, जबकि वहां दर्पण में क्या होता था, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू होता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारा सामने फॉर्मूला है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/f। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है, जब f जो है ना वो मीटर में दिया हुआ रहे। अगर f सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो फिर P इज इक्वल टू 100/f हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला है कि अगर आप 2 या 3 लेंसों को एक साथ जोड़ देते हो तब उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, ये भी एक लेंस है, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। ठीक, तो इसकी क्षमता को अगर आप P मानते हो और पहले वाले की क्षमता को P1, दूसरे वाले को P2, तीसरे वाले को P3 मानते हो तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। और जितना भी जोड़ दोगे सभी के क्षमता को जोड़ दीजिए, उसका योगफल क्या कहलाएगा, इस पूरे का क्षमता कहलाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। तो ये रहा लेंस सूत्र आप लोगों के सामने, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहां पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो वस्तु की दूरी है और f जो है ना वो क्या है, फोकस की दूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा में सबसे पहला फॉर्मूला है, विभव बोल लीजिए या विभवांतर बोल लीजिए, वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। अब देखो इन दोनों को हम लोग V से लिखते हैं तो V लिख दिया, कार्य को W से लिखते हैं W लिख दिया, आवेश को Q से लिखते हैं Q लिख दिया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लोग दोनों गुना हो जाएंगे तो Q भी हो जाएगा। ये याद रखना है, W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q भी होता है, ये याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला U इज इक्वल टू होता है Q भी। ठीक है बच्चों, जहां पर Q क्या है, आवेश है, और V क्या है, विभवांतर है या तो विभव है, जो भी कह सकते हो आप। ठीक, अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है विद्युत धारा का। विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। अगर आप इसे ये में लिखो, संकेत में लिखो, तो धारा को हम लोग I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 है तो Q का 1 से और I का T से, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, I इज इक्वल टू V बाई R, जो कि ओम के नियम से है। अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो V का 1 से होगा तो V रह जाएगा, I का R से होगा तो IR हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। और यहां से अगर R निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट आप यहां पहुंचोगे, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। ठीक है बच्चों, ये वाला चीज को अगर हम यहां से यहां करें तो ये यहां चल जाएगा और इसको यहां नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो R इज इक्वल टू V बटे I होगा। ये ओम के नियम से ही तीनों बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रतिरोधों को समूहित कर दें, जोड़ दें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, वो आता है RS इज इक्वल टू, एस बोले तो सीरीज के लिए ये होता है, श्रेणी क्रम के लिए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रहें सभी को इस तरीके से जोड़ देना है और उनका योगफल जो है वो क्या कहलाएगा, समतुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। और अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/RP। ये RP है ना, यही है समतुल्य प्रतिरोध।
प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना भी रहे सबको जोड़ते चले जाइए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं हम लोग किसी भी चालक तार में, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है, तो उसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। Q इज इक्वल टू IT होता है, हम लोगों ने अभी पीछे देखा। इसके अलावा W यानी कि कार्य इज इक्वल टू Q भी होता है। W इज इक्वल टू, मैंने वहां पर छोटा Q लिखा था और भी लिखा था, छोटा लिखिए बड़ा लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लिख दिया Q भी लिख दिया। अब ये वाला जो Q का मान है ना, उसको अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा W इज इक्वल टू Q के जगह पर रखेंगे IT और यहाँ पे क्या है भी, तो हो जाएगा IT भी। तो W इज इक्वल टू IT भी हो गया, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए W इज इक्वल टू VIT बोलते हैं हम लोग। इसी को हमने इस तरीके से रीअरेंज कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं यहाँ से I का मान V/R रख सकते हैं। ओम के नियम से I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ पे अगर आप I इज इक्वल टू V/R रखोगे तो V पहले से था, I के जगह पर V/R रख दिया और साथ ही साथ T है, तो ये क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा और गुने में T हो जाएगा। तो वही हमने लिखा V² गुने में T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम V का मान IR रख दें तब क्या होगा। V का मान अगर आप IR रख देते हो इसमें रख देते हो, तो देखो ये I था, T था, रहने देते हैं, V के जगह पे क्या रख देते हैं, IR रख देते हैं, तो IR रख दिया। तो I और I गुना होके क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा और साथ में R रहेगा और क्या रहेगा, T रहेगा। तो W इज इक्वल टू I² RT हो जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे I का मान V/R रखते हो ना, तो ये होगा और इसको सॉल्व करोगे तो वापस से यहाँ पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ से भी यहाँ पहुंच सकते हो और यहाँ से भी यहाँ पहुंच सकते हो। अगर थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत है ना, एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब जो उष्मा उत्पन्न होता है ना, वो कार्य के बराबर होता है। ये जो W है ना, उसी के बराबर होता है उष्मा जो उत्पन्न होता है वो। तो हम लोग इसी W को क्या लिख सकते हैं, U से लिख सकते हैं। ठीक है, तो W को U से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I² RT। और भी जितने फॉर्मूले निकले हैं वो सारे के सारे U इज इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति की बात करते हैं। तो विद्युत शक्ति इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा बटे का समय। ठीक, अब विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है जी, तो वो होता है कार्य के बराबर। अभी अभी बात किया था कि ऊर्जा जो है ना वो किसके बराबर होता है, ये U जो है वो किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है, तो कार्य के बराबर होता है। तो विद्युत ऊर्जा की जगह पर हम लोग कार्य लिख सकते हैं बटे में समय। कार्य को हम लोग W लिखते हैं और बटे में क्या हो जाएगा, T। तो P इज इक्वल टू W बटे T हो गया। अब हम लोग W का बहुत सारा मान जानते हैं कि नहीं, अभी हम लोगों ने देखा W का 3-4 फॉर्मूला निकाला, सबको यहाँ पर रखेंगे, उसको T से भाग लगा देंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। देखते हैं क्या क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। तो देखिए P इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम W के जगह पे ये रख देते हैं, ये वाला मान रख देते हैं, I² RT रख देते हैं और डिवाइडेड बाई T रहेगा, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I² R बचेगा। अच्छा, ये I² R को क्या लिख सकते हैं, I 2 पीस है तो IR अलग लिख दिया और I को अलग लिख दिया। ठीक है, ये अभी भी क्या है, I और I मिलके I² हो जाएगा और ये क्या रहेगा, R है। अब I और R को ओम के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। वही वाला काम यहाँ पे मैंने किया है। तो I और R को क्या लिख दिया बच्चों, भी लिख दिया और इनटू में क्या है, I। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। अगर आप यहाँ से I इज इक्वल टू V/R रखते हो, आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, ओम के नियम से खाली रखना है जी। तो I इज इक्वल टू V/R रखते हो तो क्या हो जाएगा, V का तो हम भी लिख देंगे, I के जगह पर V/R रख दिया, तो देखो V और V गुना होके कितना हो जाएगा, V² हो जाएगा और बटे का कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू V² बटे का R हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, एक चीज और पढ़ना है, वो पढ़ना है कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक, अच्छा, प्रतिरोध का एक फॉर्मूला उधर छूट गया था, प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है रो, इसको क्या बोलते हैं, रो इंटू L/A। ठीक है बच्चों, जहां पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता अपना अलग होता है, सभी का अलग अलग होता है। L क्या है जी, तो चालक तार की लंबाई है और A क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है।
तो क्लास 10th फिजिक्स में मतलब जो भी मेन फॉर्मूले थे वो इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।